Novel Sunny Talachari is Isma Khan, episode 25. Please don't copy paste without my name and permission. कमरे में मध्यम रोशनी लर्ज रही थी, जैसे अंधेरे में कैद रोशनी आखिरी सांसें ले रही हो। सर्दी में लकड़ी की मेज पर कुछ गैर कानूनी दस्तावेजात, बंदूकें और सिगरेट के जले हुए टुकड़े बिखरे पड़े थे। एक सोफे पर उसके अंकल, जबकि दूसरे सोफे पर उनका खास साथी बैठा था। वो एक कोने में दीवार के साथ लगकर खड़ी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं, लेकिन अब वो साकत खड़ी थीं क्योंकि उसके मोहसन की आंखें अब बदली हुई थीं। वही आंखें जो कल तक उसके लिए मुहाफिज थीं, आज एक वहशी कारोबारी की तरह चमक रही थीं। अंकल, मैं कहीं नहीं जा रही ना, उसने कांपती आवाज़ में कहा, जैसे अभी भी यकीन था कि वो उसे महफूज रखेंगे। अंकल ने गहरी सांस ली और फिर अपने साथी की तरफ देखा, जो कुर्सी पर बराजमान सिगरेट के धुएं के मरगुल्ले उड़ा रहा था। ये बच्ची बहुत ख़ास है, बहुत ख़ास। इसमें वो जुनून है जो हमें चाहिए। उनकी आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी। क्या मतलब? बच्ची के हाथ कप पाने लगे। मतलब ये कि तुम अब इनके साथ रहोगी, ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। उन्होंने फैसला सुनाया। बच्चों को लगा जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। नहीं अंकल, आपको तो कहते थे कि मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आप तो कहते थे कि आप मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम में वो हीरा है जिसे तराश कर हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तुम मेरी बेटी हो, इसीलिए तो तुम्हें ट्रेन करना चाहता हूँ कि तुम मेरे पूरे बिजनेस को देखोगी। मेरे कोई औलाद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी औलाद ही समझता हूँ। वो प्यार से उसे समझाने लगे, लेकिन वो नफ़ी में सर हिलाती वहाँ से भागने लगी कि एक लकड़का आगे बढ़कर उसे काबू कर गया। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। वो चीखी। उसकी नन्ही सी मुट्ठियों ने उसको गुंडे को मारने की कोशिश की, लेकिन वो किसी पत्थर की दीवार की तरह खड़ा रहा। मेरी बेटी। वो मुस्कुराए, लेकिन मुस्कुराहट में सफाकियत थी। ये दुनिया इतनी आसान नहीं। जो ताकतवर होता है वही जिंदा रहता है। तुम्हें भी सीखना होगा, जीना, मरना और मारना। वो हतमी अंदाज में उसको बोले, मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मैं गलत काम नहीं करूंगी। वो चीखी। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, लेकिन उसकी मासूम फरियाद वहाँ की दीवारों में दफन हो गई। आपने सही फैसला किया। ये बच्ची एक दिन हमारा सबसे कीमती हथियार बनेगी। सामने बैठे उनके साथी ने कहका लगाया। अंकल खामोश रहे, लेकिन उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था, जिसे देखकर बच्ची का दिल गिरची गिरची हो गया। उसे लग रहा था वो अंकल जो उसके मोहसन थे, आज उसे बेच चुके थे। उसे घसीट कर ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी चीखें अब कोई नहीं सुन रहा था। वो इस दुनिया में अकेली रह गई थी और अब उसे खुद ही अपनी हिफाजत करनी थी। रवादमा शहर के नामवर पोशे इलाके में अपनी आबोताब से जगमगाती बुलंदी में आसमान से बातें करती हुई एक वसी और अरीज कोठी, जिसके ड्राइंग रूम जहां जदीद तर्ज के फानूस की रोशनी मध्यम से जलमल कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर अनवाओ किस्म के पाकिस्तानी और साउथ अफ्रीकन खाने रखे गए थे, जो आया जी ने सनी और शाजल के वेलकम के लिए बनवाए थे। यही वजह थी कि टेबल का मंजर आज कुछ मुख्तलिफ था। सनी 6 फुट का हाफ टी शर्ट से झांकते मजबूत मसल्सों, मांद पत्थर जिस्मानी खदुकाल, सांवली खुरदरी रंगत, पोनी टेल में मुकीद बाल, आंखों में तेज चमक लिए खाने की टेबल पर बैठी थी। उसके साथ वाली कुर्सी पर शाहजल, सामने हैन मुस्तफा और परी बैठे थे। सेठ, तुम फिलहाल बहुत अच्छे आदमी हो, हमें पनाह दी, मगर हम इतना बता दें, हम मुफ्त में यहाँ नहीं रहने वाले। मोमन की छुट्टी करवाओ, हम दोनों परी के गार्ड्स बहुत हैं। सनी गहरी और रोबदार आवाज में बोली। तो उन तीनों का मुंह खोला। नो नेवर, परी के मामले में मोमन से बढ़कर मुझे किसी पर एतबार नहीं। हैन मुस्तफा हैरान कर होकर बोला था, तो शाहजल ने जोर से कहका लगाया। उसकी आवाज जैसे पूरे कमरे में गूंजी हो। हैन मुस्तफा साहब, हमारी सनी के मजबूत बाजू भी किसी मेहमान से कम नहीं। वो शेखी बगाता नफासत से खाना खाती परी को कहका लगाने पर मजबूर कर गया। हैन ने मुंह खोले सनी के बाजू को देखा तो वाकई टी शर्ट से बाहर झांकते किसी पहलवान मर्द के बाजू ही लग रहे थे। सनी, तुमने इतने बड़े मसल्स कैसे बनाए? क्या तुम रोमन रेंज से भी लड़ी हो? परी ने मासूमियत से पूछा, और हैन लब काटता जब्त करके रह गया। वो दोनों गैंगस्टर उसकी बेटी और ना जाने क्या क्या सिखाते जा रहे थे, और वो बेबस था। नहीं नन्ही शहजादी, मैं सिर्फ रोजाना वर्जिश करती हूँ और प्रोटीन से भरपूर खाना खाती हूँ। आप यूँ समझ ले, आपके पापा के पूरे हफ्ते का खाना मेरे एक वक्त का खाना है। सनी मुस्कुराते हुए उसको समझा गई और हैन मुस्तफा लंबा सांस खींचता खाने पर गुस्सा उतारता तेज तेज खाने लगा। अब बेचारा कहीं और तो कुछ कर नहीं सकता था। फिर मेरे तो पूरे साल का खाना आप एक वक्त में खा जाती होंगी। ही परी छोटे छोटे दांतों की नुमाइश करवाती हाँ सनी को खाने से भरपूर साफ करते हुए देखने लगी। परी, आपको अपना खाना फिनिश करना चाहिए, ना यूं ही किसी से इम्प्रेस होना। बिलाखिर वो बोल पड़ा। परी, सियाने कहते हैं जो कहता है वही होता है। शाहजल छेड़ने से बाज ना आया। सनी पर मुश्किल मुस्कुराहट जब्त करती उसने निगाहों से टोकने लगी। देखो, तुम लोगों को यहाँ रहने दे रहा हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, इसलिए बिला वजह मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं। यहाँ उंगली उठाता लब भैंचे बोला, सेठ, हमने कौन से पंगे ले लिए? तुझसे इतना कहा है कि तेरी बेटी की हिफाजत आज से हमारे जिम्मे है। मोमिन को फारग कर, सनी ने संजीदा होकर कहा। मगर मुझे मोमिन अंकल भी बहुत पसंद है सनी, परी उदास होकर बोली। तो शाहजल ने सर पकड़ा। परी, एक ही वक्त में तुम्हें क्या क्या पसंद है? मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई होगी कि परी मोमिन के साथ ही चाहना चाहती। यहाँ धीमा सा मुस्कुराया, यूं जैसे उनका मजाक बनाया हो। ओहो पापा, आपने मेरा इंस्टा और
टिक टॉक नहीं देखा, मेरे फैंस बढ़ रहे हैं, मुझे मज़ीद कार्ड्स की ज़रूरत है, मैं प्यार भी बहुत होती जा रही हूँ, तो मुझे मोमन अंकल के साथ सनी और शाजल की भी नीड है। डोंट वरी, आप मोमिन अंकल को सैलरी दें, जबकि उनको मैं अपनी किसेस देकर ही राज़ी कर लूँगी। परी ने अपने सेब जैसे नाजुक और सफ़ेद गालों पर हाथ फेरते आंख दबाकर कहा तो सनी और शाजल का कहका बुलंद हुआ। वो वहीं से बैठे उस प्रिंसेस को किसेस देने लगे थे। हैयान मुंह खोले सर पकड़े शेर सब देख कर रह गया। उसकी बेटी उसके कंट्रोल से बाहर जा रही थी। परी बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, वो उसे टोक गया। हैयान मुस्तफ़ा साहब, अब वक्त आ गया है जब बच्चे चिड़ी चिड़ी उड़ी भैंस उड़ी खेलते थे। शाजल ने मुंह बनाते मजाक किया, जिस पर हैयान को मजीद गुस्सा आया। अबे चुप कर, तू क्यों चाहता है कि सेठ का दिमाग उल्टे और फिर से वही दौड़ा पड़े। सनी ने उसको कोहनी मारी। सेठ डोंट वरी, हम तीनों परी को कुछ नहीं होने देंगे। बाकी हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम रोज उसके साथ जाएंगे, जिस दिन ज्यादा खतरा महसूस हुआ उस दिन जाएंगे। तुम मोमन को पहले की तरह रखे रखो। वो उसे समझाती मुतमिन करने की कोशिश कर गई तो वह सरल आधा खाना खत्म करके नैपकिन से हाथ साफ कर रहा था। जी पापा डोंट वरी, वैसे भी सनी के हाथ किसी जिन की तरह बड़े हैं, ये मुझे उन्हें उनमें ही छुपा लेंगी। परी हंसी मजाक करते हुए सनी के बड़े बड़े हाथों की तरफ इशारा कर गई। बिल्कुल प्रिंसेस, अगर तुम्हें कोई तंग करेगा तो मैं उसकी एक खूंसा मारूंगी और वो सीधा चांद पर पहुंच जाएगा। सनी ने भी हंसते हुए जवाब दिया। हैयान उनकी बचकाना बातों पर अफसोस से सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ ताकि ऑफिस जा सके। सच में, फिर तो आप मुझे भी छोटा सा कौन सा मार दें ताकि मैं भी चांद का विजिट कराऊं, मुझे चांद पर जाने का बहुत शौक है। परी आंखें चमकाते हुए बोली। उन तीनों के लबों पर परी की बात पर मुस्कुराहट आई। हाँ, मगर तुम्हें घोंसे की जरूरत नहीं, तुम खुद ही एक छोटा सा चांद हो। तुम्हें पता, जब तुम सो जाती हो तो एक शहजादी बन जाती हो जो चांद पर अपने परों समेत सैर करके आती है। परी सनी की बात पर खुशी से उछली। सच्ची पापा, आई एम सरप्राइज्ड। वो ताली बजाती हुए यकीनी से उछली और सनी उसकी यही खुशी तो देखना चाहती थी। मिस नीता, अगर आप मोमिन के साथ परी की हवालत करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम है। यार मुस्तफा आहिस्ता से खांस कर बिना सनी को देखे कहता अपनी बेटी की तरफ बढ़ा। प्रिंसेस, अपना ख्याल रखना, पापा शाम को आपके साथ फनलैंड जाएंगे, साथ में शॉपिंग भी करेंगे। ओके, बी हैप्पी माय लव डॉटर। वो उसके माथे पर बिखरे बेबी कट बालों को पीछे करता मुस्कुराते हुए वहां लब रख कर बोला, जिस पर परी मजीद खुश हुई थी क्योंकि उसे घूमने फिरने का बेहद शौक था। दूसरी तरफ सनी अपनी प्लेट में मजीद खाना डालते हुए मुस्तदर भरी नजरों से ये मंजर देख रही थी, जैसे वह खुद को एक खानदान के साथ महसूस कर रही हो, जैसे वो यही सब तो अरसा दराज से चाहती थी। वीरान बस्ती के वस्त में एक पुरानी खस्ता हाल इमारत खड़ी थी जिसके आसपास सुनसान मैदान और कुछ जंग आलूद मशीनरी पड़ी थी। यहाँ कोई खुशबू नहीं थी, बस पसीने, खून और मिट्टी की बसात थी। ये वो जगह थी जहाँ रहम मर चुका था, जहाँ सिर्फ ताकत की हुक्मरानी थी। बच्ची को यहाँ आए हुए चंद हफ्ते हुए थे, मगर उसे लगा जैसे सदियों से यहीं कैद हो गया। 11 साल की मासूम बच्ची अब जख्मों और नीलों से भरी थी। उसकी चीखें उसकी अपनी समात के लिए भी अजनबी हो चुकी थी। उठो, एक जोरदार लात उसके पेट पर पड़ी और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके नन्हे हाथों ने मिट्टी को जकड़ लिया, आंखों में आंसू थे मगर वो रोई नहीं। सामने खड़ा शख्स एक जालिम ट्रेनर था। बच्ची के साथ 2 लड़के मजीद थे जिनको वो ट्रेनिंग दे रहा था। अलबत्ता वो ज़्यादा सख्ती उसी पर थी क्योंकि वो उसके लिए एक तजर्बा थी, एक नायाब चट्टान जिसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक तराशना चाहता था। जब तक तुम दर्द को बर्दोश नहीं बना लेती, तुम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकती। उसने सख्त लहजे में उसे कहते अपने शागिर्दों को इशारा किया जो फौरी आगे बढ़े थे। चलो छोटी, अपना दिफा करो। बच्ची ने हल्की सी मजामत की, लेकिन उन्होंने एक झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। मिट्टी उसके चेहरे पर जम गई, खून की हल्की लकीर उसके होंठ से बहने लगी। ये काफ़ी नहीं, ट्रेनर धाड़ा और खुद भी उस पर झपट पड़ा। उसे लातें पड़ी, घोंसे लगे, लेकिन वो चीखी नहीं। वो नहीं चाहती थी कि उसे कमज़ोर समझें। ये था उसके पहले महीने का सबक। और फिर दूसरा सबक शुरू हुआ। वो 2 दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला। वो एक कोने में पड़ी रही, नढ़ाल, कमज़ोर, मगर आंखों में वही शक्ति थी। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो अपनी खुराक छीनना सीखो, उसने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा और अपने आदमियों को इशारा किया जिन्होंने एक प्लेट में रोटी ज़मीन पर रख दी। ये लो, अगर ले सकती हो तो। उसने तंज किया। बच्ची के अंदर भड़कती चिंगारी एक शोला बन गई। वो झपट कर आगे बढ़ी, लेकिन उस बच्ची ने उसके हाथ पर जोरदार चाकू की नोक मार दी। खून बहा, मगर बच्ची पीछे नहीं हटी। उसने अपनी तकलीफ पर नजरअंदाज करते हुए इसके बाजू पर काट लिया, इतनी जोर से कि वो चीख उठा और प्लेट छोड़ दी। उसका ट्रेनर हंसा, शायद एक वहशी कहका। अब तुम सीख रही हो बच्ची, उसने पहली बार तबसरा किया। और फिर तीसरे महीने तीसरा सबक शुरू हो गया। यूं ही 1 साल गुजर गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और हर रोज वो इस बच्ची पर नई सख्ती करता, उसे भारी वजन उठाने पर मजबूर करता, पानी में गोते देकर सांस रोकता, जंजीरों से बांध कर धूप में छोड़ देता। हर रात उसका जिस्म नीलों से भरा होता, मगर उसकी रूह मजबूत होती जा रही थी। अब वो वही नाजुक सी बच्ची नहीं थी जो कभी अपनी माँ के पास जाने की जिद करती थी। अब वो एक चट्टान बन चुकी थी जिसे नरम करने के लिए हर जुल्म नाकाम हो चुका था। और फिर सालों के मंजर ने वक्त की खाक छानते हुए 9 साल बाद का मंजर पेश किया था। एक घुंसा और दीवार पर 2 खून का धब्बा लगा। उसका ट्रेनर जमीन पर गिरा था और उसके मुंह से खून बह रहा था। सामने खड़ी 20 साल खतरनाक लड़की अपने हाथ झाड़ रही थी क्योंकि अब मछली इस पानी में तैरना सीख गई थी, जिसे निकलती तो मारी जाती। बिलाखिर आज तुम्हें मेरा फखर बढ़ा दिया लड़की, ट्रेनर मुस्कुराते
मुस्कुराते हुए बोला तो लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अब कोई जज्बात नहीं थे, क्योंकि वे एक ऐसा हथियार बन चुकी थी जो दर्द, भूख और जुल्म के बारूद से परवान चढ़ा था। वो जब से वापस लौटे थे, घर में एक अजीब सी हलचल थी। अरवान की मंगनी वाले दिन के तमाशे को गुजरे 2 दिन हो चुके थे। हैदर साहब 2 दिन से कमरा बदर अपनी मरहुमा अम्मी के कमरे में सो रहे थे, तो अशमाल अपने वालिदैन से नाराज बातचीत बंद किए हुए थी। हैदर और हारून अब मुसलसल मन मनाते घर वालों को मनाने में मसरूफ थे, लेकिन सभी इस बार बहुत बुरे अंदाज में नाराज हुए थे। बहरहाल हैदर ने जज्बात में आकर हरकत ही ऐसी की थी। इस वक्त भी जब शाम के 6 बज रहे थे, लाउंज में सोफे पर फबीहा खानी मूंगफली छील कर खाने में मसरूफ थी। चेहरे के तासुरात के लिहाज से एक गुस्से से भरी, दूसरी अदमुई सी हुई पड़ी थी। हैदर सामने कुर्सी पर बैठे किताब में लगे थे। हारून खामोशी से एक तरफ बैठे टिकटॉक देखने में मसरूफ थे, जबकि मीरा बज़ाहिर फबीहा खानी को जवाब दे रही थी, मगर अंदरूनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। अरवान अभी जॉब से नहीं आया था, यह शायद फरार हासिल करने को सड़क पर गश्त करने में मसरूफ था, जबकि हस्ब मामूल अशमाल 2 दिन से ऑफिस आते ही अपने कमरे में जाती, दरवाजा बंद कर लेती, खाना भी कमरे में ही मंगवाती। ये सब इस मनहूस लड़की की वजह से हुआ। ना वो रमान के पीछे जाती, ना उनके इश्क में टक्के देखती, और ना उसके दिमाग में भूसा भरता, ना ये मंगनी टूटती। फबीहा गुस्से से बोली, मैं तो पहले ही कहती थी अशमाल से रमान को दूर रखो। ये लड़की रमान को अपने पीछे लगा के रखती आई है, आगे भी यही करेगी। खानी ने मूंगफली का दाना मुंह में डालते नॉक्स फेंट कर कहा, और अरवान को देखो जैसे किसी ने चाबी बंद कर दी हो। शर्म आनी चाहिए, अपनी मंगनी वाले दिन मेरी बेटी के पीछे चला गया, और मजाल है जो एक लफ्ज़ भी बोले। मेरे भी बड़बड़ाते हुए बोली, बहरहाल वैसे तो बोलचाल बंद थी, ये सब बड़ तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को अंदाज़ा भी है मैंने मंगनी पर कितने पैसे खर्च किए। होटल के बिल, कैटरिंग, मेहमानों के खाने, फोटोग्राफर, और पानी में चला गया, सब पानी में चला गया। ये नुकसान कौन भरेगा? हैदर हिसाब किताब करते हुए अपना दुख रोने लगे। क्यों दूसरी मंगनी को भूल गए हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हैदर साहब अपना खर्चा पूरा ना करें। अरे आपका बस चलता तो अपनी मरहुमा माँ के कुल खाने पर ही उनका 40 भी कर देते। फबीहा गुस्से से उनकी अच्छी खासी कर गई। हाँ तो ठीक किया है, अरवान भाई और इस्माइल आपी की जोड़ी ही असल में परफेक्ट है। टेनिस खेलने के लिए बाहर जाते आज़ा ने हंसते हुए, तुम दोनों खुश क्यों हो? ये कौन सी खुशी की बात है? फबीहा ने हैरान होकर कहा, आई थिंक मामा ये सब ऐसे ही होना था। किस्मत भी चाहती थी कि अरवान भाई की शादी कहीं और ना हो। राकट घुमाती रूबा मुस्कुराते हुए बोलती आज़र के साथ बाहर लॉन में चली गई। एग्जैक्टली, किस्मत ने मेरी जेब पर डाका डालना था। कम से कम मुझे मंगनी के खाने के पैसे तो वापस लेने ही थे। हैदर ने कॉलर झाड़े। बिल्कुल ठीक, बल्कि इस तरह हम दोनों के बजट काबू में रहे हैं। देखो ना, अरवान और अशमाल दोनों की मंगनी का खर्चा बच गया। हारून की बात पर हैदर मजीद खुश होते उनके हाथ पर हाथ मारते हंसे। फबीहा खानी नहायत गुस्से और अफसोस के साथ उनको देखने लगी, जिन्हें जरा बराबर अपने किए पर पछतावा नहीं था। चलो अच्छा हुआ कि हमें वक्त पर वक्त नुकसान का एहसास हो गया और हमने समझदारी का सबूत दिया। हैदर मुतफिक हुए। बहुत मज़ा आ रहा है ना, जैसे ये सब आप दोनों की ही साजिश थी। फबीहा मुस्कुराते हुए मगर लहजे में तंज मोहरे बोली, लो तुम्हारे बेटे को हमने कहा था कि वो इस्माइल के पीछे जाए और मैसा साहबा को मौका मिले। हैदर भी जवाब दे गए, सच हमेशा बुरा लगता है, और हाँ साजिश की जरूरत नहीं पड़ती जब किस्मत खुद हमारे हक में हो। मीरम ने मुंह फुलाए कहा, ये किस्मत का खेल नहीं, तुम्हारी बेटी की चलाकी है। मेरे मासूम बेटे को फांस लिया। फबीहा ने जहर खुंद लहजे में कहा, जिस पर खानी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। चलाक होती तो अरवान के साथ खुद शादी के लिए हाँ कह चुकी होती। वो तो बेचारी खुद परेशान है कि ये सब क्या हो गया। 2 दिन से हमसे नाराज है कि हमें उसकी अरवान से मंगनी क्यों होने दी। हारून चेहरे पर मासूमियत मगर आंखों में शरारत दिए बोले, तुम उसे समझाओ हारून कि इस महंगाई के दौर में कजन मैरिज ही बेहतरीन हल है। आपस में शादी करेंगे तो खानदान एक रहेगा, नहीं तो पहले इस्माइल की शादी का खर्चा, फिर अरवान की शादी का खर्चा, फिर उनके साली देवर या नंद हुई तो उनकी शादियों के खर्चे, और सबसे बुजुर्ग हुए तो उनके अलग-अलग बच्चों की शादियों के। बस भाई साहब, मैं समझ गया कि कजन मैरिज कितनी मुफीद है। हारून ने उनको चुप करवाते सब पर एहसान किया, जबकि फबीहा खानी सर पकड़ चुकी थी। हाँ तो और क्या, आपस में रिश्ते करो, बच्चे भी साझे, देवर सालियों में साझी, खर्चा डबल की बजाय सिंगल ही रहेगा। हैदर ने अपनी मंतक बयान की। मीर हारून हंस पड़े, जबकि फबीहा खानी सुर्ख चेहरा लिए मजबत कर रही थी। ये सब वक्त की बात है, जो होना था वो हो गया, और शायद जो बेहतर है वही हुआ। मेरे अपने संजीदगी से कहते, चप्पल पहनी ताकि वजू करने जा सकें, ये बेहतर था क्या? तुम्हारी बेटी ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। खानी चीखकर बोली, हाँ भाई, इज्जत सिर्फ हमारे पास थी, हम गरीबों के पास तो शायद इज्जत नाम की चीज़ ही नहीं। हम तो बड़े शहर में ठमके लगाते हैं। हैदर ने तंज करते खानी को गोरी से नवाजा। देख लेना, हम इस बेइज्जती का बदला जरूर लेंगे। फबीहा ने जहर खुंद लहजे में कहा, अगर बदला लेना है तो बस फिर जल्द अरवान और इस्माइल की शादी करवा देते। देखते हैं तुम दोनों क्या कर सकती हो। याद रखना, इस्माइल के आगे तुम दोनों कुछ भी नहीं हो। हैदर लड़ाका औरतों की तरह हाथ नचा कर बोले, ये सारा कसूर हमारी सास का है, जिसने आप जैसा पैदा करके हमारे मत्थे मार दिया। फबीहा भी नमाज के लिए उठ खड़ी हुई। हाँ, मेरी सासों ने तो तुम लोगों को सलामी दी थी। मेरी माँ ने तो मुझे पैदा किया था, तुम दोनों की माओं ने मुझे तुम्हारा निकाह दिया था। वो दो जवाब दे गए और फबीहा खाने मुंह खोले एक दूसरे को देखकर रह गई। उनके शौहर से ज्यादा
زیادہ ڈھیٹ کوئی نہیں ہو سکتا تھا. اندر دروازہ بند کیے بیٹھی اشمال سب کچھ سن رہی تھی مگر خاموش تھی. السلام علیکم پیارے ریڈرز, پلیز ویزی روٹین سے نام نکال کر اپی لکھی ہے, اس لیے صرف لائک کمنٹ بھی کر دیا کریں, اور پلیز چینل کو سپورٹ کرتے ہوئے اپنے دوست احباب سے بھی چینل کو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کروائیے.